हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है नन्हा फनकार। नन्हा फनकार यानी कि छोटा सा बच्चा है जो कलाकार है। फनकार यानी होता है जो अपनी कला में निपुण होता है, उसी को हम फनकार कह रहे हैं यहाँ पे। और वह कला कुछ भी हो सकती है, तो जो कला में निपुण होता है उसके लिए कहा गया है। तो वो छोटा बच्चा है, बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक छोटा सा लड़का है जो पत्थरों पे और लकड़ियों पे और लोहे पे कारीगरी करता है, यानी कि उस पर नक्काशी करता है छेनी और हथौड़े से। बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद वो चीज़ें सीखता है। तो यहाँ पे ये बादशाह अकबर के टाइम की बात है। तो उसे बादशाह अकबर ये सब करते हुए देखते हैं और अकबर उसे शाबाशी देते हैं इसके लिए कि तुम बहुत ही अच्छी नक्काशी करते हो या बहुत अच्छे फनकार बनोगे एक दिन। इसके अंदर बादशाह अकबर जो है वो उस छोटे से बच्चे से उसकी कलाकारी सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर यह दिया हुआ है कि अगर हमें कहीं से कुछ भी सीखने को मिलता है तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कोई हमसे छोटा है या बड़ा है या ओहदे में या पोजीशन में। किसी प्रकार से हम उससे सीख सकते हैं, बेझिझक हमें वह चीज़ सीख लेनी चाहिए अगर हमें नहीं आती है तो। इस चैप्टर के अंदर यही दिखाया गया है। ओके, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे ये चैप्टर और अपनी अपनी बुक निकाल के अगर मेरे साथ साथ रीडिंग भी करेंगे और सुनेंगे भी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। बुदबुदाना यानी धीरे से अंदर ही अंदर कोई प्रार्थना करता है काम पे जाने से पहले। और देखिए हाथ में जो इसके ऊपर वाले हाथ में है यह है हथौड़ा, और नीचे वाले हाथ में जो पत्थर पे उकेर रहा है, नक्काशी कर रहा है, वह छेनी से कर रहा है। तो यह है छेनी नीचे वाले हाथ में और ऊपर वाले में हथौड़ा। छेनी और हथौड़ा आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने ये आपको दिखाया है। ओके, तो छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया, यानी कि जल्दी जल्दी उसने कोई प्रार्थना की अपने ही मन में। हम कई बार करते हैं ना कि भगवान ये काम मेरा सही कर देना, तो डेली की जो प्रार्थना होती है वो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम हैबिचुअल हो जाते हैं उसके लिए। वैसे ही उसने अपनी प्रार्थना जल्दी जल्दी की और अपने काम में लग गया। जुट गया यानी काम में लग जाना। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें यानी होती है लाइनें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानीपूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचे छितरा जाती, यानी कि किरचे जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो इधर उधर गिर जाते और वह आँखें सिकोड़ लेता। आँखें थोड़ी सी ऐसे बंद कर लेते हैं, हमें ऐसे लगता है कि धूल मिट्टी या कुछ उछल रहा है तो हम आँखें इसलिए बंद कर लेते हैं क्योंकि हमें ये लगता है यह हमारी आँख में गिर सकता है। वैसे ही वह आँखें थोड़ी सिकोड़ लेता है। बंद तो बिल्कुल बंद तो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसे दिखेगा नहीं फिर, इसलिए थोड़ी सी आँखें ऐसे आधी बंद आँखें होती है, तो उसको बोल रहा है यहाँ पे आँखें सिकोड़ लेना। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता, यानी कुछ गाना वगैरह, कुछ प्रार्थना या कुछ भी मान लीजिए जो उसको अच्छा है वह कुछ गुनगुना रहा है। उसके चारों ओर दूसरे संगत राश यानी उसके ही जैसा काम करने वाले भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। सबके सब उसके आसपास में काम में लगे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। अभी उसने पूरा काम नहीं सीखा था, वह काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी कतारें वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। मतलब एक ही बार में वह इंटेलिजेंट बच्चा था, चीज़ों को पकड़ने में उसकी पकड़ अच्छी थी, इसलिए वह एक ही बार बताने में अच्छे से समझ रहा था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम सीखा था उसमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। जो वो घंटियाँ देखिए यहाँ पे घंटियाँ पड़ी हुई है, ये
इन घंटियों को बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था अब तक उसने जितना भी काम सीखा उसमें से। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, मतलब बारीक बारीक जो नक्काशी के काम होते हैं, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर जाएगा। हमने देखा है कई मंदिरों में और हम कई पत्थर की बनी हुई चीज़ों पे भी देखते हैं कि नक्काशी की हुई होती है ना, तो वैसी ही नक्काशी ये सीख रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। वह चाहता है कि अपने ही पिता की तरह वह एक अच्छा कलाकार, फनकार बन जाए। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यहीं काम मिल गया। बादशाह अकबर का ज़माना था, तब की बात है ये। तो उनके पिता को उसमें काम मिल गया क्योंकि वह अच्छे कलाकार थे। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था। केशव आगरे में ही पैदा हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। उनके जो पुश्तैनी यानी पुरखों का जो मकान या पुरखों का जो गांव होता है उसे पुश्तैनी कहते हैं, तो वहां जाने का केशव को कभी मौका नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर थी, यही सब उसका घर थी। सीकरी जो अकबर ने बसाया था, उसी सीकरी के बारे में बात हो रही है आगरे के अंदर। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खट खट के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, यानी बहुत खूब, कितना सुंदर। माशा अल्लाह का मतलब कितना सुंदर, बहुत खूब, ये मतलब होता है। ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई है। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्ली से जवाब दिया, यानी बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, क्योंकि वह बना रहा था तो उसने कहा कि बेशक मैंने ही बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक यानी जिसमें कोई शक ना हो। दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो। न दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, इसलिए पूछा है। वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं 10 साल का हूँ। केशव बोलता है, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास खड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर। कद मंझोला था, पर वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था।
पहरेदार कौन होता है? जो पहरा देता है। और आपको पता है अपने फिल्मों में या सीरियल्स में देखा है कि महलों में बहुत सारे पहरेदार होते हैं। जब राजा महाराजा होते थे तो उस वक्त बहुत सारे पहरेदार रखते थे। अभी भी जो बड़े बड़े लोग होते हैं वह पहरेदार रखते हैं या फिर बॉडीगार्ड्स रखते हैं। ओके, तो पहरेदार, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खामोश किसी कातर नज़रों से अकबर को देखने लगा। अब बच्चे को पता ही नहीं था कि उसके सामने जो आदमी खड़ा है, उससे जो बात कर रहा है वह कौन है। उसे नहीं पता था वह हिंदुस्तान का बादशाह है। तो वह नॉर्मल ही जनरल जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे उसको शक हुआ था उसके गले की मोतियों की माला और अंगूठियों से कि यह कोई बड़ा आदमी है, लेकिन उसने कभी बादशाह अकबर को नहीं देखा था, इसलिए उसे नहीं पता था। तो इसलिए सिपाही ने उसको डांटा कि तुम क्या बेवकूफ़ की तरह खड़े खड़े देख रहे हो, उसको झुक के सलाम करो, ये वो। अब आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यह बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसके कठिन शब्दों को छांटेगा। इस चैप्टर के बाद मैं आपके इसको कठिन शब्द और अर्थ भी ज़रूर बताऊंगी। ओके, थैंक यू।